हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, बेलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य। और ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में एक किला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान, पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़ बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। भारतीय इतिहास में इस स्थल का महत्व अनेक कारणों से है। यह स्थल भारतीय उपमहाद्वीप को भी गेहूं, जौ के मूल कृषि वाले क्षेत्र में शामिल कर देता है और नवपाषाण युग के भारतीय काल निर्धारण को विश्व के नवपाषाण काल निर्धारण के अधिक समीप ले जाता है। इसके अतिरिक्त इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का ऐसा स्थल है जहां से हड़प्पा जैसे ईंटों के बने घर मिले हैं और लगभग 6500 ईसा पूर्व वर्तमान पूर्व तक मेहरगढ़वासी हड़प्पा जैसे औजार एवं बर्तन भी बनाने लगे थे। निश्चित तौर पर इस पूरे क्षेत्र में ऐसे और भी स्थल होंगे जिनकी यदि खुदाई की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में नए तथ्य मिल सकते हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त एक औजार ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। यह एक ड्रिल है जो बहुत कुछ आधुनिक दांत चिकित्सकों की ड्रिल से मिलती जुलती है। इस ड्रिल के प्रयोग के साक्ष्य भी स्थल से प्राप्त दांतों से मिले हैं। यह ड्रिल तांबे की है और इस नई धातु को लेकर आरंभिक मानव की उत्सुकता के कारण इस पर अनेक प्रयोग उस समय किए गए होंगे, ऐसा इस ड्रिल के आविष्कार से प्रतीत होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण वस्तु है सान पत्थर, जो धातु के धारदार औजार और हथियार बनाने के काम आता है। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के जनादेश का सबसे पहले विकुटन या डिजाइफर किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज बुहेयर। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर। और ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया है। अशोक के गिरनार वाले अभिलेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नाम की भी खोज की।
प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुख कृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेख पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। अतः सम्राट अशोक के जनादेशों का सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अध्ययन किया। प्रिंसेप के बाद फर्ग्यूसन, कनिंघम, एडवर्ड थॉमस, वाल्टर एलियट, स्टीवेंसन, डॉक्टर भाऊदाजी, राजेंद्र लाल मिश्र जैसे अनेक पुरालिपिविदों ने भारतीय लिपियों के अध्ययन व अन्वेषण को आगे बढ़ाया। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वप्न वासवदत्ता, ऑप्शन नंबर बी मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर सी मेघदूत और ऑप्शन नंबर डी रत्नावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मालविकाग्निमित्रम। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका, जो कि उसके राज्य की नर्तकी थी, की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। उनकी विभिन्न रचनाएं निम्न हैं। नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभवम तथा खंड काव्य है मेघदूतम और ऋतुसंहार। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन 1, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन नंबर बी सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन था। और ऑप्शन नंबर डी रेडियो कार्बन जैविक पदार्थ के काल का निर्धारण की विधि है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु की मुद्रा का प्रचलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। अतः कथन सी असत्य है, जबकि शेष सभी कथन सत्य हैं। प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी होता रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान C14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन हवा और भोजन से C14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है,
अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। कथन 2, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। कथन 3, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं के गुण और कृतियों की प्रशंसा के अभिलेख का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 तथा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अभिलेखों को अनेक कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राज्यादेश की कोटि में आते हैं। उनके अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती थीं। अतः कथन 1 सही है। अभिलेखों की दूसरी कोटि में अनुष्ठानिक अभिलेख हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव तथा शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया है। अतः कथन 2 सही है। अभिलेखों की तीसरी कोटि में प्रशस्तियां हैं, जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुण और कृतियों का वर्णन है, परंतु उनकी पराजयों और कमजोरी का कोई वर्णन नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसी कोटि में आता है। अतः कथन 3 सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।